वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल सेशन में न्यू ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को सीन किया था एंटोन वॉन लुएनहॉक ने। किसने किया था? एंटोन वॉन लुएनहॉक ने, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को देखा था इन आरबीसी ऑफ सैलमन फिश। जो सैलमन फिश है उसके आरबीसी से इन्होंने देखा था किसको? न्यूक्लियस को। ठीक हो, बट जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब डिस्कवर किया था? 1831 में। अब कहाँ से डिस्कवर किया था? तो ऑर्चिड रूट से। जो ऑर्चिड रूट होता है उससे क्या किया था इन्होंने? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो हम डिस्कवरी के लिए किस साइंटिस्ट को याद रखते हैं? रॉबर्ट ब्राउन को याद रखते हैं। जो फर्स्ट टाइम लेकिन जो सीन किया था न्यूक्लियस को किसने किया था? एंटोन वॉन लुएनहॉक ने ही किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं न्यूक्लियस की रिकॉर्डिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नेम क्या है? ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? एक साइंटिस्ट हैं जे हमरलिंग ने। अब इस ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या था? उन्होंने क्या किया था कि देखा कि जो उन्होंने एस्टाब्युलेरिया, एक क्या है आपका? एल्गा है। ठीक है, जैसे आपने बोला ये एस्टाब्युलेरिया है। इसमें 3 पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैप। ये बीच वाले को स्टॉक और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, कैप, स्टॉक एंड बेस। तो उन्होंने क्या किया था कि इनमें डिफरेंट जगह पर क्या था? ग्राफ्ट मतलब आपको पता है ना, कट करके, जैसे आप देखा ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 प्लांट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस से। तो आप देखते हो वापस क्या होते हैं, वो प्लांट ज्वाइंट हो जाते हैं और फ्लावरिंग वगैरह देते हैं। तो इन्होंने भी एस्टाब्युलेरिया में ऐसा किया था। उन्होंने क्या किया था? एस्टाब्युलेरिया में इन्होंने ग्राफ्टिंग किया था और ग्राफ्टिंग के बेसिस पे क्या देखा था कि इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक्सचेंज में। और एस्टाब्युलेरिया जो एल्गी थी, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसको किसी भी जहाँ से भी ग्राफ्ट करेंगे ना, इसमें क्या होता है? रिजनरेट की प्रॉपर्टी होती है। पूरे बॉडी को क्या कर सकता है? रिजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो रिजनरेट किया भी उसने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पूरी प्लांट बॉडी रिजनरेट हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? न्यूक्लियस के एक्सचेंज के बेसिस पे। इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उन्होंने प्रूव क्या किया था? प्रूव द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एस्टाब्युलेरिया एल्गी था, उसको उन्होंने ग्राफ्टिंग प्रोसेस ग्राफ्ट किया था। और क्या देखा कि वो वापस ग्राफ्ट करने के बाद भी वो पूरे बॉडी में क्या कर रहा है? रिजनरेट हो जा रहा है, यानी पूरी प्लांट बॉडी क्या आ रहा है? फॉर्म हो जा रही है। तो उन्होंने बोला इसमें कौन इन्वॉल्व है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव किया था कि न्यूक्लियस किस में इन्वॉल्व होता है? हेरिडिटी में इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। हेरिडिटी मतलब आपको पता ही है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। ग्रोथ मतलब आपको पता है कि पूरी वापस पूरी एल्गल बॉडी को फॉर्म करना, मतलब ग्रोथ होना। और मॉर्फोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ही प्रूव दैट न्यूक्लियस इज़ द मास्टर ऑर्गेनेल ऑफ सेल। उन्होंने क्या प्रूव किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का मास्टर ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट है वो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बोला है कि इट इज़ ए लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है सेल का, दैट कंट्रोल मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड हेरिडिटी। जो किसको कंट्रोल करता है? मॉर्फोलॉजी, सेल के फंक्शन को, और हेरिडिटी को। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। ठीक है, अब कहाँ कहाँ मिलता है न्यूक्लियस? चलो, अगर ऑकरेंस की बात करें, बोला इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। बोला ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मैच्योर सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, बट कहाँ एब्सेंट होगा? मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है,
एंड इन मैच्योर सीप ट्यूब ऑफ हायर प्लांट। जब आप फ्लोएम वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे सीप ट्यूब पढ़ोगे आप, तो फ्लोएम के सीप ट्यूब इन मैच्योर सीप ट्यूब में भी क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस मेनली सारे यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ एब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसी एंड सीप ट्यूब, किसमें, प्लांट में। मैच्योर सीप ट्यूब में क्या होता है, एब्सेंट होता है। याद रखेंगे मैच्योर सीप ट्यूब में अगर हम इमेच्योर की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इमेच्योर अगर आरबीसी की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, तब तो न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, वो किस में इन्वॉल्व होता है, सिर्फ फंक्शन करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। बोला जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या होती है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के न्यूक्लियस को हम टर्म देते हैं न्यूक्लियाइड। क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियाइड, जो आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा। तो आपने बोला ना बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, मीन्स उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियाइड। यानी ऐसे न्यूक्लियस को हम टर्म क्या देते हैं, न्यूक्लियाइड। चलिए आगे देखते हैं। नंबर के बेसिस पे बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस कितने नंबर में प्रेजेंट होगा, कहाँ कितने नंबर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो देखो अगर नंबर की बात करें तो बोला यूजुअली ए सिंगल न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन ए सेल। एक सी सेल में जनरली क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, इन पैरामीशियम 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। पैरामीशियम में हमें क्या दिखाई देता है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सेल में। ठीक, आगे और देखते हैं। बोला है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज फाउंड इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है, नंबर ऑफ हमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। बोला दिस बोला है दिस कंडीशन, एक कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइज्म। क्या बोलते हैं हमको, बोलते हैं इसको सिंसियम, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या टर्म देते हैं इसको, सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें क्या होता है, दिखाई देता है। बोला है एराइज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल। जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे हमें सिंसियम कंडीशन हमें दिखाई देता है, या दूसरे टर्म में हम बोलते हैं कि सिनोसाइटिक कंडीशन हमें दिखाई देता है। वहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने बोला एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये सारे सेल में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे ये सारे सेल अगर फ्यूज हो जाए, यानी साइटोप्लाज्मिक साइट जो सबके क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें एक सेल दिखाई देगा और एक सेल में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको हम टर्म देते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। बोला है एग्जाम्पल के बेसिस पे क्या है, एस्केरिस और सिनोसाइटिक ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एक सेल के अंदर नंबर ऑफ रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, तो वहाँ पे भी हमें कैसा दिखाई देगा, एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है उसका, आपका बोचेरिया एंड राइजोपस, इन दोनों में हमें क्या होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन दिखाई देता है। यानी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई देता है, वहाँ न्यूक्लियस का क्या होता है, रिपीटिंग डिवीजन होता है, और यानी कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू होता है, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, नहीं होता है। तो एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमें क्या होता है, दिखाई देते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम शेप और साइज की बात करें न्यूक्लियस की, तो बोला द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ 5 to 25 माइक्रोमीटर। एंड 5 to 25 माइक्रोमीटर का क्या होता है, हमें अगर बात करें साइज न्यूक्लियस का होता है किसी सेल में, एवरेज वैल्यू है। बोला है इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड द अमाउंट ऑफ DNA प्रोटीन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। तो बोला किसी भी न्यूक्लियस की जो साइज होती है किस पे डिपेंड होती है, एक तो सेल के वॉल्यूम पे, दूसरा उसमें कितने अमाउंट में DNA प्रोटीन मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट है, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, मतलब उसका ग्रोथ कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी न्यूक्लियस की साइज। बोला है एक साइंटिस्ट हैं हर्टविग, उन्होंने क्या बोला है, द सेल
देयर इज ए डेफिनेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बोला किसी भी सेल का क्या होता है, एक डेफिनेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर होता है। ठीक है, इसको किसने बताया था, हर्टविग। अभी क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, Vn अपॉन Vc माइनस Vn। अब Vn क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एंड Vc क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल। अब आपको समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे आपने बोला कि अगर हमें सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स पता है तो आप बता सकते हो सेल में ग्रोथ कैसा है। जैसे मैं एग्जांपल है कि इरिथ्रोसाइट सेल मतलब RBC, मैं बोलूँ उसमें जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब NC, जो रेशियो कितना है 4:1। ठीक है, 4:, NC की वैल्यू कितनी है 4:1। मतलब अब ये रेशियो आगे जाके किस में चेंज हो जाता है 2:1। मतलब क्या बोला आपने, सेल मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल जब इमेच्योर होगा तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी 4:1। ठीक है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, हमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा दिखाई देगा इन कंपेरिजन साइटोप्लाज्मिक रेशियो से। पर जैसे जैसे ग्रो होगा, यानी जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा तो न्यूक्लियस उसका क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, छोटा होने लगता है। ठीक है, उसकी साइज रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, सेल ग्रोथ करता है। तो आप बता सकते हो कि जैसे RBC है एक सेल में, तो आप बोलते हो उसकी कभी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या था, बोन मैरो में 4:1 है, वो जैसे जैसे मैच्योर हुआ 2:1 हो गया, आगे जाके 1:1 हो गया। मतलब क्या हुआ, एक सेल के मैच्योर होने के साथ साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की साइज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब सेल जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो जाहिर सी बात वो आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या बताता है, सेल के ग्रोथ को बताता है, ओवरऑल ये भी बताता है कि सेल डिवीजन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोला है कि इट इज़ लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है सेल का। बोला इट इज़ यूजली स्फेरिकल शेप, जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, बट इट मे बी ओवल और इलिप्टिकल और डिस्क शेप, या तो इलिप्स शेप का हो सकता है या तो डिस्क शेप का हो सकता है या तो ओवल शेप का भी हो सकता है न्यूक्लियस, पर जनरली कैसा होता है आपका, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओवरऑल इनको हम टर्म क्या देंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, चलो अब एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, और एक सेंट्रल आपको एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम टर्म क्या देते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे डार्क बॉडी दिखाई दे रहे हैं जिसको उन्होंने टर्म क्या दिया है, कैरियोजोम्स, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पर एक्चुअली ट्रू न्यूक्लियोलस नहीं है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियोलस अलग स्ट्रक्चर है जो RNA सिंथेसिस वेरे में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री वेरे। ठीक है, बाकी क्या प्रेजेंट होगा इसमें, कुछ डार्क हमें क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, क्रोमेटिन के स्ट्रैंड दिखाई देंगे, जिसको हम टर्म क्या देंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, कुछ लाइट हमें दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। ओवरऑल ये कंबाइंड फॉर्म है, इसको हम टर्म कह देते हैं क्रोमेटिन। अभी क्या यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या है, कई सारे जो हमें क्रोमेटिन मतलब जो DNA से ही बने हैं, उनके हमें डार्क स्ट्रैंड दिखाई देंगे, कुछ जगह लाइट स्ट्रैंड दिखाई देंगे। जो लाइट स्ट्रैंड होंगे या लाइट जो हमें क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको हम टर्म क्या देंगे, आपके यूक्रोमेटिन। जो डार्क दिखाई देंगे उसको हम क्या टर्म देंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ओवरऑल इनको टर्म क्या देते हैं हम, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो देखो ये सारे बाउंड्री पे क्या हमें राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। और आप पता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में स्पेस या पोर प्रेजेंट होता है, इसको हम टर्म कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, आपका NCERT की बुक में भी बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल आसान है, सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
अब दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। बीच का जो स्पेस है उनका पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ओवरऑल इसको हम टर्म कह देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। अब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर है उसको हम टर्म कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। अंदर जो प्लाज्म है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें डीएनए के स्ट्रैंड या बोल सकते हो क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। जो क्रोमेटिन में जो लाइट है उनको हम बोलेंगे यू क्रोमेटिन, जो डार्क स्ट्रैंड है उनको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, एक डार्क बॉडी हमें प्रेजेंट दिखाई देगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम टर्म देते हैं न्यूक्लियोलस। ओवरऑल यही हमें स्ट्रक्चर देखना है किसमें, न्यूक्लियस में। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, जो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा है उसी को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखो न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप्स के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी आपने स्ट्रक्चर में देखा था, बोला न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय टू एनवेलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो अभी डायग्राम में आपने देखा। बोला जो डायमीटर ऑफ ईच मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉम टू 90 एंगस्ट्रॉम। बोला जो ये जो बाहर आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था न्यूक्लियस में, उसका डायमीटर कितना होता है 60 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम। बोला जो 100 एंगस्ट्रॉम टू 700 एंगस्ट्रॉम ब्रॉड पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बोला कि एक तो आपने बोला कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बोथ मेम्ब्रेन का जो आपने बोला कि कितना डायमीटर होगा, तो आप बोलोगे 60 टू 90 एंगस्ट्रॉम। अब बोला इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जिसको आपने बोला जिसको आपने क्या टर्म दिया था, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये कितना होगा आपका 100 टू 700 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला आगे बोला राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो स्ट्रक्चर में हमने देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला जो 10% पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बियर पोर, जो 10% पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। डेट आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, जिसको हम टर्म कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। आपने देखा था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर प्रेजेंट था। बोला इन पोर की साइज क्या होती है, तो 200 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, न्यूक्लियर पोर की साइज होती है। ठीक, आगे देखते हैं। बोला ये पोर हेल्प किस में करते हैं, बोला पोर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। ठीक है, आगे सेकेंड जो पार्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस का, वो क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ, जिसको किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्गर ने इसको क्या बोला था, कैरियोलिम्फ बोला था। ठीक है, अब ये क्या होता है, बोला इट इज़ जेली लाइक फ्लूइड। क्या होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसका पीएच कितना होता है 7.4 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये वेरी कर सकता है। ओवरऑल आप पढ़ सकते हो 7.4। ठीक है, बोला इट इज़ रिजर्वायर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, एंजाइम ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। इसके पास बहुत सारे, अब इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो, जिसमें नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और शुगर, जिसमें आप आगे पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल में पेंटो शुगर आपको पढ़ाया जाएगा। और एंजाइम की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की जो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। आरएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड जो पार्ट है न्यूक्लियस का, वो क्या पढ़ेंगे हम, क्रोमेटिन नेटवर्क। जो अभी आपने क्रोमेटिन देखा था ना, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, वो अब हम इसमें आएगा। बोला इट कंसिस्ट डीएनपी, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो जनरली किसके बने हैं आपके, डीएनपी मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हैं। बोला द टर्म क्रोमेटिन वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एक टर्म दिया था, फ्लेमिंग ने क्या टर्म दिया था, क्रोमेटिन टर्म दिया था। ठीक है, अब देखो बोला है कि जो हम ये जो क्रोमेटिन है या न्यूक्लियस की बात करें, बोला इट इज स्टेन बाय एस्टोकार्माइन। आफ्टर दैट टू टाइप्स
ऑफ रीजन आर प्रेजेंट। तो अगर हम मान लो न्यूक्लियोप्लान या बोल सकते हो उसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है उनको अगर हम स्टेन करें, ठीक है, किस डाई से, एस्टोकर्माइन। एक कैसा डाई है, एक बेसिक डाई है आपका, कैसा डाई है आपका, बेसिक डाई है, ठीक है। अगर इस डाई से हम स्टेन करें किसको, इन क्रोमेटिन को, तो हमें 2 रीजन दिखाई देते हैं। यानी न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद हमें 2 रीजन दिखाई देंगे, ठीक है। इन 2 रीजन कौन होते हैं, इन 2 टाइप्स के कौन कौन से क्रोमेटिन हमें दिखाई देंगे। पहला जो क्रोमेटिन दिखाई देगा उसको हम टर्म देते हैं यू क्रोमेटिन। क्या दिखाई देगा हमें, यू क्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन कैसा होता है, इट इज़ लाइट स्टैंड, ठीक है। अभी आपने बोला ना जो क्रोमेटिन स्टैंड है, आपने अगर न्यूक्लियस को स्टैंड किया या क्रोमेटिन स्टैंड को स्टैंड किया एस्टोकर्माइन से, तो हमें 2 टाइप्स के दिखाई दिए क्रोमेटिन स्ट्रैंड। पहला एक लाइट स्ट्रैंड बोला है, ये कैसा होता है, फाइब्रस होता है, अनक्वाइल्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए, ठीक है। तो अगर हम लाइट जो स्ट्रैंड या लाइट क्रोमेटिन की बात करें उसको हम टर्म क्या देते हैं, यू क्रोमेटिन। ये फाइब्रस है, अनक्वाइल्ड होता है, तो इसमें क्वाइलिंग वगैरह हमें दिखाई नहीं देती, और एक ऐसा होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। बोला है डेट सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिंग मतलब वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन का एक्सचेंज, ठीक है। वो हम आगे आप पढ़ोगे कैसे होता है, जब सेल डिवीजन प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो हमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा दिखाई देता है, यानी जीन का एक्सचेंज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जो इसकी साइज़ होती है यूक्रोमेटिन की, वो साइज़ कितनी होती है, 20 to 30 नैनोमीटर। कितनी होती है, 20 to 30 नैनोमीटर। मतलब एस्टोकर्माइन से न्यूक्लियस को स्टेन करने की बात करो या चाहे न्यूक्लियोप्लान या क्रोमेटिन को स्टेन करने की बात करो, जब उसको हम स्टेन करेंगे मतलब कलर करेंगे, तो कलर करने के वहाँ दो टाइप्स के वहाँ क्रोमेटिन दिखाई देंगे। पहला क्रोमेटिन क्या होगा आपका, यू क्रोमेटिन, जो कैसा होता है, लाइट स्टैंड होता है, अनक्वाइल्ड होता है, अनब्रांच होता है, ठीक है, और फाइब्रस होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, इन मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और इसकी साइज़ कितनी होती है, 20 to 30 नैनोमीटर। चलो, जो सेकेंड हमें दिखाई देगा ना स्टैंड डाई के थ्रू, वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ये कैसा होता है, डार्क स्टैंड होता है। मतलब जो स्टैंडिंग किया आपने, अब उसमें जो डार्क पार्ट हमें दिखाई दे रहा है स्टैंड के, कोई स्टैंड डार्क हमें कलर के दिखाई देंगे तो डार्क स्टैंड होंगे। तो डार्क स्टैंड होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली क्वाइल्ड होंगे, उनमें हमें क्वाइलिंग दिखाई देगी। मतलब क्वाइलिंग मतलब ऐसा आपको क्वाइलिंग उसमें दिखाई देगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होते हैं। यानी जनरली ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव या इनएक्टिव बोलते हैं, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन में कम से कम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी यहाँ पे हमें एक्सचेंज देखने को कम मिलता है, ठीक है। बोला साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर। इनकी साइज जनरली कितनी होती है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर आपको पढ़ाया जाएगा, अभी जब आप सेल डिवीजन में पढ़ोगे, ठीक है, मियोसिस सेकेंड, वहाँ पे आपको जब प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जिपर फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में आपको बताया जाएगा जीन का एक्सचेंज वेरे कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर वेरे में। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलता है, किसमें, हेट्रोक्रोमेटिन में। तो जो 2 टाइप्स के क्रोमेटिन स्ट्रैंड आपने देखा था, वो हम किसके बेसिस पे देखते हैं, जब एस्टोकर्माइन से हम स्टैंड करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, 2 टाइप्स के हमें स्टैंड दिखाई देते हैं क्रोमेटिन के, एक यू क्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। चलो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। बोला है द टर्म यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन coined by Emil Hedge, ठीक है। Emil Hedge एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म दिया था यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन को। बोला है सेकेंड, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोजोम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है क्रोमेटिन को, उसको हम क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियोजोम। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोजोम क्या होता है। देखो, न्यूक्लियोजोम जनरली कैसे बनता है, जैसे आप बोलते हो कि एक होता है हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को क्या करता है, क्वाइल करता है, या क्रोमेटिन को क्वाइल करता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो एक हिस्टोन प्रोटीन है। अब क्या हिस्टोन प्रोटीन कितने पार्ट वेरे होते हैं वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने बोला ये हिस्टोन प्रोटीन है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर होता क्या है,
इसके ऊपर डीएनए क्या होता है, रैप करता है, ठीक है, ऐसे कॉइलिंग होती है, ठीक है। आपने बोल दिया ये दूसरा आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसके ऊपर क्या होगा, फिर डीएनए कॉइल करेगा। तो इतने वाले पार्ट को हम क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। मतलब डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, एंड डीएनए किसके ऊपर रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है, ठीक है। तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसको हम टर्म क्या देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। क्या टर्म देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। ये भी हम आगे सेल डिवीजन वेरे प्रोसेस में पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। हमें कुछ डिफरेंस देखना है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूक्रोमेटिन की। तो पहला है इट इज़ लाइट स्टैंड होता है। अभी आपको बताया था जब इसको एस्टोकार्बाइन से स्टैंड करते हैं तो कम से कम स्टैंड को एब्जॉर्ब करता है। ये डार्क स्टैंड होता है क्योंकि इसमें कॉइलिंग हमें ज़्यादा दिखाई देती है। ये अनकॉइल्ड होता है। ये फाइब्रस होता है, कैसा होता है, ग्रैनुलर होता है। इसकी डायमीटर कितनी होती है, 10 to 30 नैनोमीटर। इसकी डायमीटर कितनी होती है, मोर देन 100 नैनोमीटर। इट बियर एक्टिव जीन, ठीक है। एक्टिव जीन मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इट डॉट नॉट बियर एक्टिव जीन मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्रॉसिंग ओवर इज़ क्वाइट कॉमन। इसमें क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज देखने को मिलता है जीन का। यहाँ पे हमें एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता, इनविट करता है क्रॉसिंग ओवर को। तो कुछ आपके यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के डिफरेंस है जो आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 4 पार्ट जो न्यूक्लियस में हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें न्यूक्लियोलस को। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोलस को। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, बोला है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना, ठीक है। फोंटेना एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब कहाँ से किया था, इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से उन्होंने क्या किया था, ये न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। बोला डिस्क्राइब बाय वैगनर एंड द टर्म न्यूक्लियोलस वाज कॉइन्ड बाय बॉमेन। देखो तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग काम किया था। डिस्कवर किसने किया था, फोंटेना ने। डिस्क्राइब किसने किया था, वैगनर ने। और टर्म न्यूक्लियोलस किसने दिया था, बॉमेन ने, ठीक है। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियोलस पे काम किया है। एक ने डिस्कवर किया है, एक ने डिस्क्राइब किया है, और एक ने क्या बोला, उसका टर्म दिया न्यूक्लियोलस, नेम दिया न्यूक्लियोलस, ठीक है। अभी कहाँ एब्सेंट होता है, बोला इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, स्पर्म, ईस्ट, मसल फाइबर, यंग एम्ब्रियो सेल एंड प्रोकैरियोट्स। इस सब में क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, कितना, 35%, ठीक है। एंड इट इज़ मेम्ब्रेनलेस, कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, डेंस होता है, डीएनए फ्री सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई डीएनए वगैरह का पार्ट नहीं होता, और किसको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। बोला है कि जनरली 1 to 4 न्यूक्लियाई आर फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो बोला 1 to 4 मिल सकते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई किस में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं। इन्हें डिप्लॉयड सेल, ठीक है, 2n, जो सेल क्या होता है, 2n होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल। एट लीस्ट 1 न्यूक्लियोलस इज फाउंड। अगर मान लो कि 1 to 4 में आप बात करो, मिनिमम 1 तो प्रेजेंट होगा ही, 1 से ज़्यादा भी क्या होता है, मैं डिप्लॉयड सेल में दिख सकते हो। कितने दिख सकते हैं, 1 to 4। चलो अब हाईएस्ट नंबर की अगर बात करें तो बोला 1600 न्यूक्लियाई हैव बीन रिपोर्टेड इन oocytes ऑफ जीनोपस। जीनोपस के oocyte मतलब जो एक सेल है उसमें कितना न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई देखा गया था, 1600, ठीक है। अब जीनोपस क्या है, एक एम्फीबियन है, ठीक है, एम्फीबियन जिसके oocytes या आप बोल सकते हो एक की बात करो, उसमें हमें 1600 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। अब फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, चलो अगर हम फंक्शन की बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज़ द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस की मेन साइट है। सेकेंड, इट सिंथेसाइज राइबोसोम, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। ये मैक्सिमम राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है सेल के, इसलिए इसको हम टर्म कह देते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। थर्ड, इट इज़ टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर वेरे फॉर्म होते हैं उसको सिंथेसिस कौन करता है, न्यूक्लियोलस ही करता है, ठीक है। अब ओरिजिन की बात करें, बोला न्यूक्लियोलस इज कनेक्टेड विथ NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन। अब देखो जब आप आगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा
एक क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। यहाँ पे एक सेकेंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर NOR रीजन। ठीक है, अभी आपको याद रखिए, अगर बोर्ड में आपने पढ़ लिया इस चैप्टर को तो वहाँ पे पढ़ा होगा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। अभी आप क्रोमोजोम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा NOR रीजन क्या होता है। नॉर्मली क्रोमोजोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं NOR रीजन। ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, जिससे कौन सा कनेक्टेड होता है, आपका न्यूक्लियोलस कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक क्रोमेटिन मतलब क्रोमोजोम के थ्रू क्रोमोजोम से कनेक्टेड होता है। और तो बोला NOR सिंथेसाइज न्यूक्लियोलस एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। और जब NOR क्या होता है, जब सेल डिवीजन एंडिंग होती है उस समय क्या होता है, न्यूक्लियोलस को क्या करता है, वो फॉर्म करता है। तो ओवरऑल आपने क्या बोला, न्यूक्लियोलस किससे कनेक्टेड है, NOR रीजन से, क्रोमेटिन के। जब सेल डिवीजन कंप्लीट होने वाला होता है उस समय क्या होता है, NOR रीजन से ही क्या होता है, न्यू न्यूक्लियोलस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो NOR को सेकेंड दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हो, अब बोलते हो ना, जो क्रोमोजोम किससे अटैच होता है, दो क्रोमेटिन सेंट्रोमियर से, तो क्या आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे काइनेटोकोर वाला स्ट्रक्चर वगैरह आप देखते हो। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। बोले जो ट्रू न्यूक्लियोलस को हम टर्म क्या देते हैं, प्लाज्मोजोम्स। क्या टर्म देते हैं, प्लाज्मो, अब याद रखेंगे। और अभी आपने पढ़ा ना कैरियोजोम्स लिखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स न्यूक्लियोलस। ठीक है, अभी आपको डायग्राम में बताया था मैंने। बोला जो केमिकली न्यूक्लियोलस कंटेन 10% RNA, 5% DNA, 85% नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बोला जो केमिकली, अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें न्यूक्लियोलस की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 10% राइबोसोमल RNA, 5% DNA का भी पार्ट होता है, 85% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जो कॉइलिंग वगैरह में तो हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो 85% न्यूक्लियोलस में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड बात करें। इट इज़ बिलीव दैट कैल्शियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ये ऐसा माना जाता है जो कैल्शियम आयन होता है जो सेल के अंदर, वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि न्यूक्लियोलस के ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन को, न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है। तो चलो न्यूक्लियस के अगर फंक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट फंक्शन है बोला इट इज़ स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट्स DNA मॉलिक्यूल दैट कैन पास ऑन द डॉटर सेल। मतलब पेरेंट से डॉटर सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक करेक्टर का ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। क्योंकि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में इनकोडेड होते हैं, DNA के में ही इनकोडेड होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। चलो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बोला न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, सेल का न्यूक्लियस करता है। बाय कंट्रोलिंग एंड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम को कंट्रोल भी करता है, उसको सिंथेसाइज भी करता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है क्या है आपका, ऑल वेरिएशन आर कॉज्ड बाय चेंज इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA RNA का जो पार्ट है, मेनली DNA पे कंसीडर करते हैं क्योंकि DNA को ही मेन पढ़ते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ आप कुछ जो RNA वायरस हैं उनके केस में हम पढ़ते हैं RNA जेनेटिक मटेरियल है। तो मेनली जो DNA जो भी वेरिएशन देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, जब न्यूक्लियस में DNA की कन्फिग्रेशन चेंजिंग आती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप बोलते हैं जो पेरेंट्स से डॉटर में जब, या पेरेंट्स से जो डॉटर सेल में जब DNA का एक्सचेंज होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग आती है। ठीक है, तो हमें वेरिएशन लॉन्ग टाइम बाद हमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। फोर्थ बे की बात करें, इट हेल्प इन सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेल के नंबर में इंक्रीज करना, बाय अलाउइंग सर्टेन पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन टू ऑपरेट। डिफरेंट टाइप्स के जीन क्या होते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब सेल डिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल के नंबर वगैरह ग्रोथ करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेल डिवीजन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व कौन होता है, आपका न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस वगैरह आपने पढ़ाई है। फिफ्थ की बात करें, बोला इट डायरेक्ट द सिंथेसाइज सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन and chemical required for the cell growth and maintenance with the help of RNA। बोला ये करता क्या है, डिफरेंट टाइप्स के
स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, फॉर्म करता है, केमिकल को फॉर्म करता है जो सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, और क्या करता है एंड मेंटेनेंस विद द हेल्प ऑफ आरएनए, और आरएनए की हेल्प से क्या करता है उसको मेंटेनेंस भी उसको करता है, उसको सेल में उसके कंटेंट को बनाए भी रखता है, ठीक है। इसका अपने टर्म दिया ना ट्रांसलेशन, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन। ये सारे प्रोसेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है, आपका न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व है। एंड न्यूक्लियस मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है, फिर मैसेंजर आरएनए या किस पे पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ओवरऑली जो सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कुछ केमिकल जो भी सेल में रिक्वायर्ड है उसको फॉर्म करता है सेल ग्रोथ के लिए, न्यूक्लियस ही फॉर्म करता है, और आरएनए की हेल्प से क्या करता है उसको मेंटेनेंस का भी काम करता है या मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये था कुछ आपका न्यूक्लियस, उसके पार्ट्स, उसके स्ट्रक्चर, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में किसको डिस्कस करेंगे, क्रोमोजोम को। किसको डिस्कस करेंगे, क्रोमोजोम को।